सभी को प्रणाम। डे 59 वाङ्मय नंबर 63 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण। इसके अंतर्गत हम लोग शीर्षक जो है उसका स्वाध्याय कर रहे हैं, शैशव का विकास क्रम। उसी के शीर्षक के अंतर्गत आगे क्या है वो हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बताया गया था कि बच्चे को जन्म से लेकर किशोरावस्था तक कैसे अभिभावक, अध्यापक, संरक्षक उसका देखभाल करें, उसका पालन पोषण करें, उसकी मनोविज्ञान को समझे, उसकी कैसे बारीकियों पर समझे और उसका नव निर्माण के लिए भावी पीढ़ी के नव निर्माण के अंतर्गत एक कितना इम्पोर्टेंट फेज होता है, उसी संबंध में यह बताया जा रहा है। बच्चों की प्राथमिक शिक्षा तो अनिवार्य है। माध्यमिक शिक्षा को पूरी करने तक भी बच्चे की आयु इतनी नहीं हो पाती कि वे शिल्प व्यवसाय की बारीकियों को समझ सके और मन लगाकर सफलतापूर्वक उनका अभ्यास कर सके। किंतु माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के उपरांत उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि वे नौकरी न मिलने की दशा में वैकल्पिक कारोबार के संबंध में गंभीरतापूर्वक विचार कर सके और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप किसी सुलभ निष्कर्ष पर पहुंच सके। हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिकली जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा जब बच्चे अनिवार्य तो है, लेकिन जब वो ग्रहण करते हैं उनकी उम्र काफ़ी कम होती है और मिडिल में मतलब मीडियम जो उनकी शिक्षा होती है उसको भी वो ग्रहण कर लेते हैं। उसमें भी उनकी मानसिक स्थिति इतनी डेवलप नहीं होती है, शारीरिक और मानसिक, कि वो कोई स्वतंत्र बिजनेस या नौकरी कर सके। इसलिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप किसी सुलभ निष्कर्ष पर हमको पहुँचने का कोई वैकल्पिक कारोबार के संबंध में हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि गंभीरतापूर्वक विचार कर सके। जैसे कि बहुत सारे लोगों को पैतृक व्यवसाय होते हैं, पैतृक खेतीबाड़ी होती है, पैतृक के बहुत सारे मतलब उनके उद्योग घर के होते हैं, तो उसमें भी बच्चे को देखा जाए तो कुछ लोग अपना इन्वॉल्व करते हैं बचपन से ही, ताकि आगे चलकर बच्चा उसको अच्छे से संभाल सके। आवश्यक नहीं है कि अपने वैकल्पिक व्यवसाय चयन के अनुरूप सरकारी शिक्षा व्यवस्था हो ही, यदि हो भी तो उसमें काम के विषय कम, जंजाल अधिक होते हैं, दूर भेजने पर खर्च भी पड़ता है और संरक्षण के अभाव में कुसंग में पड़कर दुर्गुण सीख लेने की भी जोखिम रहती है। इसलिए यह उत्तम है कि किसी चलते कारोबार में इस तरह साथ लगा दिया जाए कि भले ही वेतन ना मिले पर उस कारोबार के संचालक जी खोलकर उतार चढ़ाव की शिक्षा देते रहे। तांत्रिकों मांत्रिकों की तरह शिल्पी भी ऐसा सोचते हैं कि नए लोग कारोबार में प्रवेश करेंगे तो उन्हें प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ेगा और आजीविका घट जाएगी। यदि कोई कारोबार बढ़ता है तो उसका उपयोग नए लोगों की समक्ष में आता है और प्रचलन बढ़ने से उसमें अभिवृद्धि ही होती है। अर्थोपार्जन के लिए हमें बदलते हुए समय के अनुरूप नए कारोबार की खोज करनी चाहिए और उस उत्पादन पर ध्यान देकर प्रवीणता प्राप्त करनी चाहिए। नर्सरी का एक नया उद्योग ही अगले दिनों विकसित होने वाला है। किसान मात्र अन्न उपजाने के साथ साथ ऐसी दूसरी जिनसे भी पैदा करेंगे जो अधिक लाभ देती है और जिनकी बाजार में अभी कमी है। यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि आप जो व्यवसाय कर रहे हैं, आपके जो घर के माहौल के जो कारोबार हैं, तो उससे संबंधित ही आपको शिक्षा मिले। और यदि शिक्षा नहीं भी मिले तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नया इनोवेटिव कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ किसानों की बहुत सारी ज़रूरत, टेक्निकल ज़रूरत पड़ती है। किसान भी बहुत सारे टेक्निक सीख भी रहे हैं, उनको सरकार की तरफ से ट्रेनिंग दी भी जाती है। तो ऐसे नर्सरी भी लगाने की बात की जा रही है जहाँ पर जीन्स तैयार किया जाए, फसल को हाइब्रिड रूप में तैयार किया जाए और उसको भी सेल करके बिजनेस किया जा सकता है। तो इसमें नए नए बच्चे भी इनोवेटिव होकर काम कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग देखते हैं युवा बच्चे, किशोरवय बच्चे जो बाल वैज्ञानिक होते हैं, वो कुछ न कुछ उनके माइंड चूँकि इनोवेटिव होते हैं, कुछ न कुछ नए से सोचते हैं और करते हैं। तो इससे भी उन्हें क्या होता है, एक नया करने का एक प्रेरणा मिलती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि किशोरावस्था तक बच्चा आते आ रहा है तो उसको हम अपने पैतृक व्यवसाय में ही लगाएं, लेकिन उसको कुछ न कुछ क्रिएटिव करने के लिए हम प्रेरित जरूर करें, ताकि बच्चा बड़ा हो तो अचानक से उसको इसे करने में भार ना पड़े। उसे लगे कि हम जीवन में अभी तक कुछ न कुछ हासिल करते आ रहे हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चा मोटिवेट होता है और कुछ नया कर गुजरने को प्रेरित होता है। और आजकल के युवा बच्चों में ऐसा है, डिजिटल युग है, तो नया कुछ ना कुछ प्रयोग करने में विश्वास भी रखते हैं और लॉजिकल माइंड से बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। तो हमारे यहाँ जो व्यवसाय है, कृषि प्रधान देश है, इसमें भी बहुत कुछ किया जा सकता है। कॉलेज में शिक्षा उन्हीं लोगों को ग्रहण करने चाहिए जो बढ़ी हुई बौद्धिकता की योग्यता का कोई उच्च स्तरीय उपयोग कर सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर आदि बन सकते हैं। सरकारी उच्च अफसर बनने के सपने जितने ज़्यादा विद्यार्थी और उनके अभिभावक देखना बंद करें उतना ही अच्छा है। हवा का रूप बदलते देखकर अपनी कार्य पद्धति को बदल लेने में ही बुद्धिमानी है।
यहाँ बताया जा रहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि वो शिक्षा ग्रहण करें तो बौद्धिकता की योग्यता हम और का कोई उच्च स्तरीय उपयोग करें, डॉक्टर इंजीनियर बनने में ही करें। हम अपनी बौद्धिकता का उपयोग अपने, कोई जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी में ही करें, अपने प्राइवेट सेक्टर में, अपने प्राइवेट कामों में, अपने निजी कामों में, अपने घर के व्यवसाय में, कहीं भी बौद्धिकता का प्रयोग कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो गवर्नमेंट जॉब ही हासिल करें। बच्चों का विवाह तब करना चाहिए जब वे कमाने लगे, पत्नी की खर्च अपनी निजी कमाई से चलाने योग्य बन जाए। इससे पूर्व विवाह कर देना उनकी शिक्षा और प्रगति में बाधा डालना है। चित्त दो और बढ़ जाने से दोनों ही कार्य अधूरे रह जाते हैं। समग्र सफलता के लिए आवश्यक है कि तन्मयता पूर्वक किसी एक ही कार्य में लगे रहा जाए। कच्ची आयु में विवाह हो जाने पर शरीर की क्षीणता वाली बात तो शीशे की तरह स्पष्ट है। शरीर और मन को असमय में ही कोचने कचोटने लगना उन्हें गिराना जलाने के बराबर है। यहाँ बताया जा रहा है कि अल्पायु में या फिर नाबालिग बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए, या फिर जब तक बच्चे कमाने न लगे तब तक उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका ध्यान फिर दो तरफ बढ़ जाता है, एक अलग ही संसार उनकी बस जाती है। तो फिर अपने आप को भी वो डेवलप नहीं कर पाते हैं और अपने पर जो उन पे जो डिपेंडेंट होते हैं उनका भी वो सही विकास नहीं कर पाते हैं। ज्ञान वृद्धि के माध्यम से विद्यालय नहीं पुस्तकालय हो सकते हैं। स्कूलों में पाठ रटाए जाते हैं ताकि परीक्षा की समय स्मृति के आधार पर उनके उत्तर लिखे जा सके। पढ़ाई में तरह तरह की जानकारियाँ तो होती है, पर जीवन में निरंतर काम आने वाले विषयों से संबंधित उतार चढ़ाव का उनमें कोई उल्लेख नहीं होता है। इसके अतिरिक्त किसी जिज्ञासु की किसी विषय विशेष में अभिरुचि है और उसमें प्रवीण पारंगत होना चाहता है, तो भी उसकी इच्छा की पूर्ति स्कूली किताबों से नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें अनेक विषयों का चंचू प्रवेश मात्र ही होता है। प्रवीणता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है कि अभिष्ट विषयों में कितने ही लेखकों की कितनी ही पुस्तकें पढ़ी जाए, ताकि उनमें पाए जाने वाले विशेष प्रतिपादनों और मतभेदों को भी समझने का अवसर मिले। यह कार्य समर्थ पुस्तकालयों में भी हो सकता है। इतनी अधिक पुस्तकें खरीद सकना सामान्य स्थिति के व्यक्ति के लिए बलबूते की बात भी तो नहीं है। यहाँ बताया जा रहा है कि ज्ञान वृद्धि के माध्यम विद्यालय नहीं पुस्तकालय हो सकते, और किसी एक विषय पे पढ़े तो एक्सपर्ट और भी जिनके भी मतलब उस विषय पर एक्सपर्ट लिखे हुए हैं सभी राइटर्स को पढ़ें, ताकि विभिन्न तरह के उनका एक तरह से तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके और किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके, उनके मतभेदों को जाना जा सके, उनके विचारों को जाना जा सके। तो इसीलिए तरह तरह के एक ही विषय पर राइटर्स को पढ़ना चाहिए। जिस प्रकार नित्य भोजन किया जाता है उसी प्रकार मानसिक उत्कर्ष के लिए उपयोगी स्वाध्याय भी आवश्यक है। यह क्रम निरंतर चलना चाहिए। स्वाध्याय में उसी प्रकार प्रमाद नहीं किया जाना चाहिए जैसे सोने, खाने, नहाने, मलमूत्र त्यागने जैसे नित्य क्रमों की उपेक्षा नहीं की जाती। स्वाध्याय के लिए ऐसा साहित्य सुना जाना चाहिए जो उपयोगी जानकारी देता हो और जीवन को आदर्शों और सत्प्रवृत्तियों को घसीट ले जाता हो। और हम सब जानते भी हैं कि पुस्तकें हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं, तो पुस्तकों को हम पढ़ें, इसलिए पढ़ें, उसको आत्मसात करें और स्वयं का उसमें अध्ययन करें और जीवन में आदर्शों को और सत्प्रवृत्तियों को उभारें। इससे क्या होता है, हमें किताब पढ़ने में मन भी लगता है और उससे हमें सीख भी मिलती है। विद्यालय गांव-गांव खुलने के लिए उत्साह पाया जाता है। इसमें भी बढ़कर पुस्तकालयों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिनमें उपयोगी विषयों की चुनी हुई पुस्तकें हो। पुस्तकालय अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो हर शिक्षित के रुझान से तालमेल बिठाते हुए प्रगतिशील साहित्य का परामर्श दे सके और पढ़ने के लिए उत्साह फलश्रुतियां बताते हुए उत्पन्न कर सके। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुस्तकालय तो होना ही चाहिए। विद्यालय जो अलग अलग खुल रहे हैं, जगह जगह पर खुल रहे हैं, नजदीक में खुल रहे हैं, आसपास ही खुल रहे हैं, उससे बेटर है कि विद्यालय बहुत कम हो लेकिन पुस्तकालय जरूर हो, क्योंकि पुस्तकालय में पुस्तक कई राइटर्स के एक ही सब्जेक्ट पर होते हैं। किताबों की सुविधा आसानी से हो जाती है, क्योंकि सब लोग के बलबूते की बात नहीं होती कि सभी तरह तरह की सभी अलग अलग एक ही विषय पर अलग अलग राइटर की किताब खरीद सकते हैं। तो पुस्तकालय उनके लिए एक सशक्त माध्यम होता है। तो इसीलिए पुस्तकालय में पुस्तकालय अध्यक्ष को ऐसा होना चाहिए जो पढ़ने वालों को, जो रीडर्स हैं, उनका पाठकगण का टेस्ट जाने और उस हिसाब से उन्हें पुस्तक उपलब्ध कराए। इस प्रयोजन की पूर्ति में झोला पुस्तकालय या चल पुस्तकालय का स्वरूप अति उत्तम है, जिसमें हर शिक्षित को घर बैठे उपयोगी साहित्य उपलब्ध करते रहने का निरंतर लाभ मिलना चाहिए। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद ज्ञान वृद्धि का सिलसिला समाप्त न कर दिया जाए, वरन उसे पुस्तकालय के माध्यम से आजीवन गतिशील रखा जाए। युवा अवस्था में तो यह उत्साह बढ़ी चढ़ी स्थिति में रहना चाहिए, ताकि भावी जीवन के लिए समुचित मात्रा में उपयोगी ज्ञान संपदा संचित होती रहे। बहुत अच्छी बातें बताई जा रही है कि ऐसा नहीं है कि हम शिक्षा ग्रहण कर लिए, डिग्री हासिल कर लिए, नौकरी प्राप्त कर लिए तो हम स्वाध्याय करना छोड़ दें।
स्वाध्याय करते रहना चाहिए। इससे हमारा जीवन गतिशील बना रहता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उम्र के पड़ाव भी कई दौर से हम लोग गुजरते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहा भी करते हैं कि तुम अपनी विचारों की सेना, सुविचारों की सेना ऐसी खड़ी कर लो कि तुम्हारे अंदर कुविचारों की सेना प्रवेश ना करने पाए, या तुम कुविचारों की सेना को सुविचारों की सेना से लड़वा दो और उसे हरा दो। तो हमारे पास ये रिच सुविचार कहाँ से आएंगे? हम स्वाध्याय करेंगे तो तभी आएंगे। स्वाध्याय करने के लिए बहुत सरल तरीका क्या है? पुस्तकालय। अब जो अभी सब लोग किताब को नहीं खरीद सकते हैं तो वहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए हमें अच्छी पुस्तकों की पढ़ने की, अध्ययन करने की आदत डालनी चाहिए, उससे सीखना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, जीवन में आदर्शों को उभारना चाहिए। इस तरह ये 600 काल का बच्चे का जो आने वाली भावी पीढ़ी है उसका एक विकास क्रम चल पड़ता है। तो सब कुछ धैर्य से, आसानी से होते चले जाते हैं। जीवन है तो संघर्ष है ही, उसमें उतार चढ़ाव आएंगे ही, लेकिन जब हम अंदर से सशक्त रहेंगे, आत्मविश्वासी बने रहेंगे, तो हमें कोई भी परिस्थितियाँ हमारी मनस्थिति को नहीं डिगने दे सकती है। तो आज हम लोग स्वाध्याय यहीं रहने देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।